पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मुद्दे की बात करने बैठे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता है। कोइंसिडेंस या इत्तेफाक जैसा शब्द राजनीति में उत्पन्न नहीं होता है। राजनीति में सब कुछ सोच समझ कर किया जाता है और भले ही उसे इत्तेफाक का नाम दे दिया जाए। देखिए, आपको उदाहरण देते हैं सबसे पहले राज्यसभा की सीट का। मनन मिश्रा को दिया गया। क्या ये कोई इत्तेफाक था, कोई संयोग था? नहीं, प्रयोग था। आज देखिए जदयू में जिस तरीके से श्याम रजक की एंट्री होती है, जदयू में काफी दिन से इसकी चर्चा थी कि श्याम रजक 1 सितंबर को जदयू का दामन थामेंगे, थाम भी लिया। लेकिन केसी त्यागी, सीएम नीतीश के करीबी और जदयू के सलाहकार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, बयान आ रहा है कि इस्तीफा जदयू से थोड़ी दिया, अपने पद से दिया। अभी भी हमारे साथ है, वो समाजवादी काम करते हैं, लेकिन इस्तीफा तो दिया ना, उनके पद पर कोई और नियुक्त हो गया। ये क्या साबित कर रहा है? जिस तरीके से एक की एंट्री हो रही है, एक जा रहा है। और एक सुबह भी हमने खबर की थी कि श्याम रजक का पोस्टर लगाया गया, उसमें ललन सिंह का फोटो नहीं था। देखिए, जदयू में लोग जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल हम बहुत पहले से खड़ा कर रहे हैं कि क्या जदयू में सब कुछ ठीक चल रहा है? जदयू में पहले लोग खुद आपस में सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा मुद्दा है एकदम बिहार की राजनीति का है। नीतीश बाबू ने कर दिया ब्रह्मास्त्र का फाइनली प्रयोग। त्यागी का त्याग पत्र और रजक की वापसी मात्र संयोग नहीं। बाबा, क्यों संयोग नहीं है? हो सकता है कि आज के ही दिन किसी त्यागी का मूड हो कि हम इस्तीफा दे देंगे। देखिए, मुद्दे की बात में आप अगर देखना शुरू कर चुके हैं तो आपके लिए मेरा आग्रह है कि इस पूरी खबर को देखिएगा ज़रूर। अगर नहीं देखना हो तो अभी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें वो विस्फोट होने वाला है, वो ब्रह्मास्त्र है जो संधान किया जा चुका है, छूट चुका है। कहाँ मार करेगा, किसको मार के ले आएगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कब आपके हाथ से छूट जाएगा, इसलिए आपको पूरा देखना होगा। मैं आपका 20 मिनट बर्बाद करने के लिए कह रहा हूँ। अगर इस 20 मिनट को यूज़फुल बना पाया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये सारा सब कुछ चल रहा है, जिस तरह से सिस्टम, और दो बातें हम मैं कह के स्टार्ट करूंगा कि इतिहास के पन्ने पर जो बातें लिखी होती हैं वो प्रमाण होती हैं, उदाहरण होती हैं भविष्य के लिए। इतिहास के पन्नों से हम सीखते हैं और भविष्य के लिए रणनीतियाँ, योजना बनाते हैं। कभी कभी उसके आधार पे हम बहुत बड़े बड़े किला फतह कर लेते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग नीतीश कुमार ने शुरू किया है। केसी त्यागी का इस्तीफा पार्टी से नहीं, पद से उनके इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी चर्चा लगातार आपने अलग अलग मीडिया चैनलों में देखा होगा, सुना होगा कि उन्होंने इजराइल पर सवाल उठा दिया है, उन्होंने सवाल उठा दिया वक्फ बोर्ड पे, उन्होंने क्रीमी लेयर पे सवाल उठा दिया, उन्होंने कोटा के विदिन कोटा का सवाल उठा दिया। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। वह कावड़ियों के लिए जो आया था उत्तर प्रदेश से, उस पर भी उन्होंने बिल्कुल, माने ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है, एक आध दो को छोड़ करके, जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेकर के आता हो, या देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी एक्ट करती हो, उस पर उन्होंने सवाल नहीं खड़े किए। आपने कांवरियों की बात की, लेकिन असम में जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा ने वहाँ जुमे की नमाज बैन कर दिया, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि ये किसी धार्मिक भावनाओं से खेलने वजह जैसी बात है। आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं। पूजा और नमाज, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप रोक नहीं सकते हैं। आप उसी राम मंदिर के लिए युद्ध करते हैं, संघर्ष करते हैं, बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर बने, ये आप कहते हैं, तो वैसे ही उनको भी अपने पूजा का स्पेस देना होगा। और केसी त्यागी ने इन सभी बातों को उठाया है। निश्चित रूप से उन्होंने लिया था। निश्चित रूप से केसी त्यागी के इस स्टैंड उठाने के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुख्य समर्थन जैसी कोई बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं होती तो केसी त्यागी आज पार्टी से बाहर होते। नीतीश कुमार ने एक इस्तीफा लिया। मैंने जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया था ललन सिंह का, तब मैंने कहा था कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में शरीर अभी रह गया है, आत्मा से निकल चुके हैं। और वैसा ही हुआ। नीतीश कुमार ललन सिंह को हटा करके और खुद अपने अध्यक्ष बने और फैसला ले लिया कि वो महागठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन जाएंगे। और तब जाएंगे जब नीतीश कुमार ने पूरा घर मकान बना दिया, ताला चाबी सब लगा दिया और चाबी किसी दूसरे को ले दे करके वो चल दिए।
फायदा इसका हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी का ये भी एक हिस्सा था। नीतीश कुमार चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में उनको कमजोर किया। मैंने 2-3 दिन पहले एक खबर किया था, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और उसका मेरे पास प्रमाण भी है, जिसको लेकर के मैं बैठा हूं कि नीतीश कुमार का आखिर प्लानिंग क्या है। तो एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है, केसी त्यागी को इस्तीफा उन्होंने दिया है या दिलवाया गया है? निश्चित रूप से आप यदि आएँ और कहें कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा देना चाहती हूँ, तो मैं पूछूंगा जरूर कि आखिर निजी कारण क्या है जो इस काम को करते हुए नहीं किया जा सकता है। ये वैलिड होगा। लेकिन मैं यदि कहूँ कि आप निजी कारणों से इस्तीफा दे दीजिए, तो इसमें मेरा कोई न कोई निहितार्थ छिपा हुआ है और केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे कहीं ना कहीं अभी तक वो बातें क्लियर नहीं हुई है। केसी त्यागी ने खुद दिया है, क्योंकि केसी त्यागी जब देना चाहते थे आज से 2 साल पहले, तब तो नीतीश कुमार ने नहीं देने दिया। अब आखिर उनके इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं कि केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने एक बड़ा डील दिया है, जो डील करने के लिए कभी ललन सिंह कहा करते थे कि मैं देश भर में घूम करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। अब आप कहिए कि चुनाव तो 2029 में होगा, तो फिर ये प्रधानमंत्री बनने वाला सवाल कहाँ से आता है? तो इसके लिए आपको इतिहास के पन्नों पे जाना होगा और उसके उदाहरण उठाने होंगे। आपने सबसे पहली बात कही कि श्याम रजक की एंट्री हुई है, उस श्याम रजक की जो श्याम रजक जदयू छोड़ करके चले गए थे। 2020 नीतीश कुमार से उनका बहुत पुराना संबंध है, लेकिन नीतीश कुमार को मंत्री रहते हुए छोड़ के चले गए थे। अब ऐसी स्थिति में श्याम रजक की एंट्री क्यों हुई है? यह भी कहा जा रहा है कि श्याम रजक की जब एंट्री हुई तो वहां पर अशोक चौधरी क्यों नहीं थे। ये जरूरी नहीं है कि सब लोग हों ही, इसके इस सवाल पर कोई भी इस तरह का बात नहीं किया जा सकता है, लेकिन श्याम रजक की एंट्री हुई है। अशोक चौधरी को पता है, नीतीश कुमार को पता है और प्लानिंग भी सब कुछ सेम चल रही है। क्या होने वाला है ये मैं अब आपको बताता हूँ। केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया। केसी त्यागी देश भर की अलग अलग जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के हैं। उनके पुत्र भले ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों, भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन केसी त्यागी पूर्णतः विशुद्ध समाजवादी नेता कहे जाते हैं। चाहे वो मुलायम सिंह के साथ रहने की हो, उनके साथ रह करके राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात हो, या फिर राजनीतिक रूप में नीतीश कुमार की बातों को केंद्र में रखने की बात हो, दिल्ली में बैठ करके नीतीश कुमार के लिए राजनीति करने की बात हो, ये सभी बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से केसी त्यागी करते आए हैं। केसी त्यागी ने कई बार नीतीश कुमार के लिए जमीन भी तैयार की है। अब केसी त्यागी का तो मामला समझ में आ रहा है कि केसी त्यागी ये करेंगे, केसी त्यागी बात करेंगे, केसी त्यागी ममता बनर्जी से बात करेंगे, केसी त्यागी लालू प्रसाद से बात करेंगे, केसी त्यागी जाकर के अखिलेश यादव से बात करेंगे, राहुल गांधी दिल्ली में बैठे उनसे बात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करेंगे, जा करके वो चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। बात ऑलरेडी उन्होंने शुरू भी कर दी है। अभी हाल फिलहाल में इजराइल और फिलिस्तीन वाला जो मामला था, उसमें बिना किसी पूर्व तैयारी के अचानक से वो चले जाते हैं और इंडिया गठबंधन जहां बैठक करके इस केंद्र सरकार की नीतियों पर और इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध पर सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रही होती है, वहां पहुंच जाते हैं केसी त्यागी और वहां से वो मीडिया को बयान भी जारी करते हैं। यानी कि वो छुप छुपा के नहीं कर रहे थे, वो खुलेआम कर रहे थे। इसके कोई ना कोई निहितार्थ तो जरूर होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इस देश में, मैंने आपको याद होगा कि मैंने पिछली खबर में आपको बताया भी था कि इस देश में कपड़े की तरह सरकारें बदली हैं और कपड़े की तरह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदले हैं। अब ये देश एक बार फिर से उस स्टेज पे आकर खड़ा है जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं है। गठबंधन के साथ कुछ मेरे पास आंकड़े हैं, इतिहास के पन्नों पर लिखे हुए हैं, और उस इतिहास के पन्नों को जब मैं परत दर परत हटाऊंगा तो आपको भी एहसास होने लगेगा कि आखिर प्लानिंग क्या हो रही है और नीतीश कुमार ने जो ये अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इसके क्या निहितार्थ हैं, इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या अमल किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं दिखाने के लिए। अब बेटा की शादी में बाजा क्यों बजवाते हैं? बिना बाजा के भी शादी हो जाती है, लेकिन आप वहाँ शो करते हैं। आप ये बताना चाहते हैं आवाज़ करके
कि आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरी बेटी की शादी है। आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं और ये स्वीकारोक्ति लेते हैं, गवाह बनाते हैं। आप कह रहे हाँ फलाना के लड़का के शादी में फलाना बाजा बजा था, यानी कि वो ये इंडोर्स करता है कि वो शादी हुई है और वो शादी वैध है। नीतीश कुमार ने उसी तरह से इतिहास के पन्नों को पलटा है और पलटने के बाद उन्होंने केसी त्यागी को एक अलग जिम्मेवारी दी है और श्याम रजक को एक अलग जिम्मेवारी दी है। ये जिम्मेवारी उन्होंने पहले हरिवंश को भी दी थी। केंद्र की सरकार में हरिवंश लगातार नीतीश कुमार के लिए खिड़की का काम करते रहे हैं, जहां वो भारतीय जनता पार्टी से कब रिश्ते बनाने हैं और नीतीश कुमार का संदेश पहुंचाना है वो काम करते रहे, बदस्तूर किया है। राजीव रंजन प्रसाद को भी एक जिम्मेदारी मिल गई। देखिए, राजीव रंजन की जिम्मेवारी कोई इतने बड़े कारण से आप नहीं जोड़ सकती हैं। राजीव रंजन को तो सिर्फ प्रवक्ता बनाया गया है। वो केसी त्यागी नहीं है कि अपने मन से बात करेंगे, वो केसी त्यागी नहीं है कि नीतीश कुमार के सलाहकार हैं। राजीव रंजन एक मुख हैं, जो नीतीश कुमार कहेंगे तो वो बोलेंगे, नहीं कहेंगे नहीं बोलेंगे। राजीव रंजन सिंह इतने दिनों से कहाँ थे? मीडिया में आते थे, चैनलों पे आते थे, लेकिन इस बार उन्हें केसी त्यागी वाली कुर्सी दी गई है, पद दिया गया है, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेवारी तो बढ़ाई गई है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो बहुत बड़ी बात है। यहां से एक नया स्टेज शुरू होता है और जिस तरह से हरिवंश की मैं चर्चा कर रहा था, आपको याद होगा कि हरिवंश जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा था तो कोई नहीं था, सारे विपक्ष ने उसका विरोध किया था। वहां मौजूद कौन था? जदयू से एक आदमी, और वो थे हरिवंश। ये कहा गया था कि हरिवंश को तत्काल पार्टी से निकाल दिया जाए। क्या नीतीश कुमार ने निकाला था? क्या बिल्कुल नहीं। हरिवंश आज भी नीतीश कुमार के लिए उतना ही ज्यादा प्रासंगिक हैं जितना वो डे वन से थे। चंद्रशेखर से उनका बहुत अच्छा संबंध था। चंद्रशेखर को आप जानती हैं ना, 8वें प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के। मैं वहाँ आ रहा हूँ और वहीं से ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है। अब धीरे धीरे जो दर्शक जानते होंगे कि चंद्रशेखर कौन थे, कैसे प्रधानमंत्री बने, अब वो इन सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर चुके होंगे। मैं कड़ियों को जोड़ रहा हूँ। श्याम रजक चंद्रशेखर के अभिन्न बहुत ही क्लोजेस्ट हुआ करते थे, वैसे ही चंद्रशेखर के बहुत ही क्लोज हुआ करते थे हरिवंश। श्याम रजक के आने का और चंद्रशेखर से जोड़ने का कारण सिर्फ इतना है कि तब चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री इस देश का बने थे, एक छोटी सी बात हुई थी और कहीं ना कहीं सरकार बहुमत में नहीं आई थी। एक छोटा सा मुद्दा था और उस मुद्दे ने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। बिल्कुल आज की तरह ही एक मुद्दा बना हुआ था। मैं अगर बात करूं तो 1991 में जब वो देश के 8वें प्रधानमंत्री थे, तब की मैं उनके कार्यकाल के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने 1990 से लेकर के 1991 तक बहुत छोटा कार्यकाल रहा है उनका, लेकिन उस छोटे कार्यकाल में मात्र 6-7 महीनों में ही वो देश के प्रधानमंत्री बने भी और उन्होंने शासन भी किया। अक्टूबर जो 1994 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद से सबको पता है कि राजीव गांधी को गद्दी मिली। राजीव गांधी आए, बहुत विकट परिस्थिति में उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालनी पड़ी, जिससे वो दूर दूर तक कहीं भी उनका संबंध नहीं था। चुनाव हुआ और चुनाव में इंदिरा गांधी के सिंपैथी में 400 से ज़्यादा, इस देश में सबसे अधिक वो वोट लेकर के, सदस्य लेकर के राजीव गांधी आए थे, 400 से अधिक। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 5 साल तक खूब बढ़िया चली। लेकिन जब चुनाव 1989 में हुआ तो बाजी पलट गई। और बाजी क्यों पलटी? कि राजीव गांधी को बोफोर्स सौदा जो हुआ था तो उस सौदे में उनको अभियुक्त बनाने की कोशिश चल रही थी। उसमें भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी और उसने बहुत ज़्यादा, उस समय इन सब चीज़ों का बड़ा ही महत्व था, सेंटिमेंटली लोग देखा करते थे। धीरे धीरे करके विपक्ष मजबूत हो गया था और चूंकि उस समय कांग्रेस कमज़ोर हो रही थी तो विपक्ष को ताकत मिल रही थी। एक लंबे समय से एंटी इनकम्बेंसी भी थी और सारी चीज़ें होने के बाद जब भ्रष्टाचार की बात राजीव गांधी पर शुरू हुई तो देश की जनता ने पूरा पासा ही पलट दिया और 1989 में कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी तो बनी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, लेकिन
272 का जो आंकड़ा है वो टच नहीं कर पाई। और आप समझ लीजिए कि जब आपके बहुत सारे दुश्मन हों और आपका सपोर्ट करना चाहते हों, तब आपको सबसे पहले इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि ये कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास भी वही स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी 1989 की तरह इस बार भी बहुमत से दूर रही है और इसी का डर आरएसएस को भी है और भारतीय जनता पार्टी को भी है। अब यहां से बाजी पलटी तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई। अब हुआ क्या कि यहां से एक नई समीकरण बनी और बीपी सिंह को जनता दल, जो जनता दल में थे, उनको वाम दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने, अन्य दलों ने समर्थन दिया और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सत्ता में थे ही कि इसी बीच में कई ऐसे मुद्दे आ गए, जिसमें एक मुद्दा था जिसमें उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था, पहली बात। दूसरी बात कि तब ही 1 साल के अंदर में ही जो भारतीय जनता पार्टी बीपी सिंह को समर्थन कर रही थी, उसने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद बहुत बड़ा कर दिया और सोमनाथ से यात्रा पर निकल गए अयोध्या के लिए आडवाणी जी। और जब आडवाणी जी निकले तो वो बिहार पहुंचे और बिहार में भी वही कंबाइंड सरकार चल रही थी लालू प्रसाद की, जिन्होंने बीपी सिंह की बात को माना और उन्होंने अरेस्ट कर लिया आडवाणी को और यहाँ बीपी सिंह की सरकार गिर गई। ये मौका था जब सरकार के 1 साल के भीतर ही गिरने, मंदिर मस्जिद मुद्दा को बहुत हाइप होने और इस मुद्दे को लेकर के देश भर में व्यापक आंदोलन होने, रथ रोकने और इन सब के बीच 64 जो सांसद थे बीपी सिंह सरकार में, उन्होंने चंद्रशेखर को अपना नेता मान लिया। मात्र 64 सांसद। ये उस समय की बात है बाबा जी, 1989 1991 की मैं बात कर रहा हूँ, 1990 की। 1990 के नवंबर में ये घटना घटी और नवंबर में चंद्रशेखर को 64 सांसद जो उनका सपोर्ट करने लगे, उन सपोर्ट को कांग्रेस ने, जो कि सत्ता के बहुत करीब पहुंच के रह गई थी, राजीव गांधी ने समर्थन दे दिया और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये वो संयोग था जिसको प्रयोग के रूप में कांग्रेस ने बदला लिया भाजपा से भी और वाम दल से भी और बाकी के लोगों से भी, चूंकि बीपी सिंह भी भाजपा कांग्रेस से ही निकल करके बाहर गए थे। अब इन सारी परिस्थितियों को अगर जोड़ करके देख लिया जाए के संदर्भ में अगर देखें तो आज के संदर्भ में मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को फ्री इसलिए किया है कि वो संभावनाओं की तलाश करें। 240 बनाम 241 का जो ये आंकड़ा है, इस आंकड़े को पूरा करके 272 पूरा करने के लिए जो आज ये 240 को समर्थन दे रही है, ये 52 लोगों की टीम। इन 52 लोगों में हमने पहले भी बताया था कि 32 के चक्कर में 52 न कहीं चला जाए हाथ से, और ये 52 लोग वो लोग हैं जो आज एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार का ब्रह्मास्त्र काम करना शुरू कर जाए तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये नीतीश कुमार का प्रयोग फलीभूत हो सकता है और नीतीश कुमार जो बहुत लंबे समय से सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी नीतीश कुमार को एक बार फिर से चाहते हैं कि वो उनके खेमे में आ जाएं। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी उनको ऑफर दे दिया है। लालू प्रसाद को लगता है कि अगर इधर आ जाएंगे तो मेरा बेटा एक बार फिर से सत्ता में आ जाएगा और 2025 के चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे और वो सारे देश भर के जो क्षेत्रीय दल हैं और अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं लगातार जेल यात्रा कर रहे हैं, उन सभी को निजात मिल जाएगा और नीतीश कुमार के नाम पर कोई भी समर्थन करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार एक ही कमी है कि वो पलट जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तब पलट के कहां जाएंगे। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को एक बार देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए और उनसे अपने सारे केस सॉल्व करा लीजिए। ये एक बार फिर से इस देश में स्थितियां बदल रही हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार का यह ब्रह्मास्त्र उसी दिशा में छोड़ा गया हो जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके
एक बार फिर से एक नया चंद्रशेखर पैदा कर दें। चलिए देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये बात ऐसे ही नहीं कही गई थी, ये बात अब बिहार की राजनीति में संभावित हो सकती है। एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है। सीएम नीतीश का ये प्रयोग अगर काम कर जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार और झटका लग सकता है। क्या कुछ होगा, देखिए इनसाइड स्टोरी हमने आपको बताई है। केसी त्यागी का इस्तीफा देना और श्याम रजक की ज्वाइनिंग, क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।